हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आपकी तैयारी सही चलती होगी। और हमारा दोनों चैनल एमएम ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉचिंग कीजिए और अपना हमेशा हमारे साथ प्यार बनाए रखिए। ये चलिए आज क्या देखेंगे, लद्दाख लैंड देखेंगे, इनकी आधुनिक उदार राजनीतिक और क्या देखते हैं इनके बारे में। यही सब आज इनके राजनीति के बारे में देखते हैं और ब्रिटिश विंग राजनेता और ये कैसे कैसे अपने औपनिवेशिक प्रशासन को कैसे कैसे बढ़ाया। और इनका क्या था नाम, जॉर्ज एडन, बाद में अर्ली ऑफ ऑकलैंड, एक ब्रिटिश विंग राजनेता और औपनिवेशिक प्रशासक थे। वे 25 अगस्त 1784 को बेकहिनम कैंट इंग्लैंड में जन्मे और उनका क्या था, 1 जनवरी 1849 को क्या हुआ था, वो निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शिक्षा एटन में हुई थी, फिर चेस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड में उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। और उसके बाद 1809 में लिंकन साहब ने क्या किया था, वकील की डिग्री इन्होंने हासिल की थी। और वकील की डिग्री हासिल करने के बाद संसद में, पार्लियामेंट में वुड स्टॉक और बाद में ये लॉर्ड्स में क्या हुए थे, जाके ये शामिल हो गए। शामिल होने के बाद क्या हुए बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन है, 1836 में क्या हुए, भारत के ये क्या बने थे, पहले गवर्नर जनरल बने थे। ये बने थे, मतलब अपने आप में ये भारत के, उनको गवर्नर जनरल के पद पे इनका कार्यकाल पे ये नियुक्त हुए थे। ये बोलिएगा, मतलब ये लद्दाख लैंड ये बने थे। पहले गवर्नर जनरल तो कोई और थे, लेकिन ये दोबारा नहीं बने, ठीक ना, एक ही बार बने और फिनिश। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधि जिसमें ये ग्रेट गेम ब्रिटेन और रूस के बीच मध्य एशिया के एक प्रभाव की एक होड़ के रूप में इन्होंने एक कायर किया। और रूस के बीच मध्य एशिया में इनकी प्रभाव काफी रही। जैसे ये अफगानिस्तान मामलों के बीच इन्होंने हस्तक्षेप किया और इन्होंने शिक्षा के नीति पे कायर किया, समझ रहे हैं आप लोगों ने, और आर्थिक नीति पे भी इन्होंने कायर किया। और ये ब्रिटिश राज की सीमाओं और सुरक्षा संघर्ष चिंताओं के दायरे में इनका जो कैर है ना, ये शामिल किया जाता है एक तरह से। जिस तरह हमारे टाइम में जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो राव कमेटी, जो मनमोहन साहब ने जो काम किया था उस टाइम में, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसी तरह ये मान के चलिए इन्होंने अपने टाइम में आकलैंड साहब ने जो थे ये काम किया था। और देखिए एक चीज इसमें आता है, केंट, जानते हैं क्या होता है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक राजतंत्र और सुधारों के क्या थे, ये समर्थक थे, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये चीज आप लोग ये करें, इंग्लैंड के जन्मे थे ये और 1 जनवरी 1849 को इनका निधन हो गया। डेट्स ऑल, इनका जो है ना कहानी इनकी फाइनल हो गई। और इन्होंने आधुनिक उदारवाद नीति, समझ रहे हैं, और इनका विचार था क्या था, उदारवाद था, एक लिबरल टाइप के ये इंसान थे, समझ रहे हैं आप। और ब्रिटिश राज के सीमाओं, सुरक्षा और संबंधित स्वेच्छाओं और संबंधित चिंताओं के दायरे जो है ना शामिल है इनके अंदर, समझ रहे हैं। ये गवर्नर जनरल बनने से पहले क्या थे, ये एक राजनीतिक थे। जैसे पॉलिटिशियन लोग जो होता है ना, जैसे वो पॉलिटिशियन नहीं जो इलेक्शन लड़ते, वो नहीं, एक पॉलिटिकल थ्योरी के ये जन्मदाता थे। ये पॉलिटिकल जैसे चिंतक थे, ये जैसे विचारक थे, एक टाइप ऑफ फिलोसफर लोग नहीं होता, तो एक फिलोसफी वाले हो जाते हैं, एक पॉलिटिकल वाले हो जाते हैं, तो ये पॉलिटिकल वाले थे ये, ठीक ना। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत संसद से की थी, जहां उन्होंने वुडस्टॉक निर्वाचन क्षेत्र से कई बार निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया, लेकिन जैसे कि बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष रहे, मास्टर ऑफ द माइंड और फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरलिटी। इन्होंने अनुभवों पे ब्रिटिश समुद्री शक्ति, व्यापार नीति और उपनिवेशों से जुड़े कई निर्णयों में इन्होंने जो है ना निर्णायक जो है ना भूमिका निभाई। लेकिन गवर्नर जनरल के पद इन्होंने एक ही बार धारण किया था। गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल इनका क्या था, 1836 से 42 तक ये कार्य किए। ये तो 4 इधर 2, 6 साल इन्होंने कार्य किया था पूरा गवर्नर जनरल के पद पे। जैसे आ जाएगा ना, अगर टाइम आ जाएगा तो इनका 6 ईयर आप लोग जो है ना कार्यकाल इनका आप लोग टिक कीजिएगा, आप लोग इनका यही होगा, ठीक ना। गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल इनका 1836 से 42 तक। प्रमुख नीति और घटनाएं, उनके कार्यकाल में 2 बड़े
भागों में बांटा करता है, जैसे एक आंतरिक नीतियों में सुधार और एक बाहरी नीतियों में सुधार। जैसे विदेश नीति, अफगानिस्तान और सीमा सुरक्षा, आंतरिक नीतियां और सुधार, शिक्षा और विज्ञान का विस्तार। ये क्या था, ऑकलैंड साहब का क्या था ये, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं होगा तो हम सही ढंग से आगे अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। और देखिए व्यापार भी नहीं होगा, ट्रेड कॉमर्स नहीं होगा, तो अगर हम बाहर यहाँ से अगर ट्रेड नहीं करते तो हमारी इकोनॉमी क्या रह जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगी, शून्य रह जाएगी। 1991 का क्या है, एलपीजी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक हम वैश्वीकरण के रूप पे आए ना, तब ना हम काम किए, ठीक ना। अगर हम वैश्वीकरण के रूप में ग्लोबल एरा पे काम नहीं करते तो हमारी पहचान हो पाती, उस टाइम में भी नहीं हो पाती, ठीक ना। तो ये चीज होना जरूरी है, ट्रेड कॉमर्स भी होना जरूरी है, एजुकेशन होगा तभी हम आगे कोई वर्क सही सुचारू ढंग से हम कर सकते हैं। आइए, शिक्षा नीतियां और सुधार, शिक्षा और सुधार, विज्ञान का विस्तार। ऑकलैंड ने स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देने के, भारतीय विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिलाने की काफी उन्होंने क्या की थी, कोशिश की थी, और काफी जो है लोगों ने इनकी सराहना भी की थी उस टाइम में। आर्थिक सुधार और सार्वजनिक कार्य, उन्होंने सिंचाई, इरिगेशन परियोजनाओं का विस्तार किया, पब्लिक कार्य, पब्लिक वर्क को बढ़ावा दिया, और भारत के राष्ट्र प्रणाली के सुधार की ओर इन्होंने कदम उठाए थे, काफी मतलब हद तक ये कदम उठाए थे। धार्मिक और सामाजिक सुधार, तीर्थयात्रियों, पिलग्रिम कर को समाप्त किया गया था, धार्मिक संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण को कम किया गया था, और धार्मिक संस्थानों को स्वायत्तता देने की ओर इन्होंने अपनी रुझान दिखाई थी, जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगा, जो मंदिर हो गया, ट्रस्ट हो गया, गुरुद्वारा हो गया, दरगाह शरीफ हो गए, तो ये किसी गवर्नमेंट के अधीन नहीं होगा, जो वहाँ के कार्यकर्ता होंगे वही देख रेख करेंगे, वही सारा धन निकासी वहां से जो हो रहा है, जो चढ़ावा चढ़ रहा है, वो उनको जहाँ समझ में आएगा वहां पे वो अपने धन का खर्च करेंगे, और धन की निकासी वहां से हो के जिस वे में चाहे, जहाँ पे चाहे इंडस्ट्री में लगाएं, एजुकेशन में लगाएं या पब्लिक सेक्टर में लगाएं, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इनका ये रुझान था। बाकी आगे आइए देख लेते हैं, राज्य और रियासतों के साथ संबंध, उन्होंने विभिन्न रियासतों से व्यवहार किया, जैसे कि उद, सतारा, सजावटी राजाओं, नवाबों के मामलों में हस्तक्षेप किया। कभी कभी यह हस्तक्षेप काफी विवादित भी रहा था कि ये बेकार हस्तक्षेप कर रहा है, इसकी क्या जरूरत है करने का, जैसे जो चल रहा है चलने दिया जाए, यही चीज है। सीमा नीति, अफगानिस्तान और ग्रेट गेम्स या ऑकलैंड शासनकाल के सबसे विवादित और निर्णायक घटना थी। रूस ब्रिटेन प्रतिस्पर्धा, उस समय रूस मध्य एशिया की दिशा में बढ़ रहा था, जबकि ब्रिटेन को अफगानिस्तान और उससे जुड़ी बफर स्टेट्स, मध्यस्तरीय राज्य में रूस के प्रभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत महसूस होती रही थी। दस्त मोहम्मद खान के साथ संबंध जो शुरू हुआ, ब्रिटिश जो क्या थे, ये एक नीति की क्या थी, ये दोस्त मोहम्मद खान से इनकी संपर्क क्या थी, काफी अच्छी थी, भरोसे लायक थी इनकी। लेकिन बाद में यह विचार आया कि वह भरोसे के योग्य नहीं है, क्योंकि उसने रूसी और फारसी प्रभाव को स्वीकार कर लिया था। समझ रहे हैं, फारस ईरान ले लीजिए आपको, और रूस के विचार से जो दोस्त मोहम्मद खान साहब थे काफी प्रभावित थे, जिसके चलते यहाँ इनका खटक गया। शिमला मैनिफेस्टो 1 अक्टूबर 1829 इस घोषणा पत्र में आधिकारिक रूप से शाहजहां को स्थापित करने की नीति की घोषणा की थी। किसका, अफगानिस्तान जो हस्तक्षेप था ना उस टाइम में, इसी को लेकर। और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक, 1839 से 1842, 1849 से 42 तक। एंग्लो अफगान युद्ध याद रखिएगा आप लोग, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन रहा है, पूछ देगा। विशेष रूप से काबुल से वापसी, रिट्रीट फ्रॉम काबुल के समय वह पैमाने पर ब्रिटिश और भारतीय फौजों को भारी नुकसान हुआ था। अफगानिस्तान में शाह शुजा की शासन की स्थापना और कठिनाइयां क्या थी, ब्रिटिश समर्थक के बावजूद शाह शुजा की स्वीकारक्रम अफगानों के बीच कम रही थी, क्योंकि अफगान लोग इनको जो है ना स्वीकार नहीं किया था। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, ब्रिटिश सेना और अफगानी जनजातियों
के बीच संघर्ष काफी जटिल होता चला गया था, और जिसके चलते लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में कुछ निश्चित सफलताएं भी हुई थी और कुछ विफलताएं भी हुई थी। शिक्षा तथा भाषाई नीति, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा मिला और भारतीय भाषाओं को स्थानीय स्तर पर शिक्षा के प्रसार की काफी कोशिश की गई थी। सार्वजनिक, दूसरा नंबर में देख लीजिएगा, सार्वजनिक कार्य और बुनियादी सुविधाएं क्या क्या थी इनकी। बुनियादी सुविधाएं में हम क्या देखेंगे, सिंचाई का विकास, जैसे खेती करने के लिए, जनता के लाभ पहुंचाने वाले सार्वजनिक कार्य, रोड्स हो गया, कैनाल्स हो गया, जो बड़े बड़े जो पानी सिंचाई के लिए जो बनते हैं, डैम जो बड़े बड़े बनाए जाते थे, वही योजना बनी थी इनके ऑकलैंड साहब के कार्यकाल में। चलिए धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार देख लेते हैं क्या है। धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप को कुछ कम किया था, धार्मिक समुदायों को राहत इससे दी गई थी। आइए प्रारंभिक विदेश नीति के प्रयास देखते हैं। बफर स्टेट के माध्यम से रूस के प्रभाव को काफी सीमित करना था, और सीमित करने के साथ साथ ये कोशिश की गई थी कि रूस का प्रभाव कम हो जाए, लेकिन ये सफल हो जाने में ब्रिटिश भारत की सुरक्षा को काफी बढ़ावा मिलता उस टाइम में। और देखिए विफलताएं, आलोचनाएं क्या दिखेंगे। अनेक मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके कारण लॉर्ड आयरलैंड का प्रशासन विवादित माना जाता है। एंग्लो अफगान युद्ध के क्या थे, त्रासदी में क्या देखेंगे, युद्ध की योजना और प्रबंधन को बड़े दोष पाए गए थे। मुख्य समस्या यह थी कि स्थानीय स्थिति, जनजातीय राजनीति और अफगानिस्तान की जटिलताओं को पर्याप्त समक्ष नहीं मिला हुआ था, विशेषकर काबुल से सैनिकों का पतनशील वापसी, रिट्रीट, जिसने हजारों सैनिकों और अनेक गैर युद्ध कर्मियों को, नागरिकों को जो है ना जान ले ली गई थी। ब्रिटिश प्रतिष्ठा को जो है ना काफी बड़ा इससे क्या हुआ था, धक्का लगा था। इसलिए धक्का लगा था कि ब्रिटिशों के टाइम में जो है ना कहीं एक मर्डर हो जाए ना तो हालत खराब हो जाती थी। और कहा जाता है ब्रिटिशों का सूर्यास्त नहीं होता था उस टाइम में, ब्रिटेन का वो यही टाइम था। वित्तीय बोझ, युद्ध एवं अफगानिस्तान में हस्तक्षेप से भारत की सरकार पर भारी लागत पड़ी थी। शुरू में राजस्व अधिशेष था, लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ था, काफी घाटा हुआ था और ऋण में काफी क्या हुआ था, इजाफा हो गया था। देखिए कहीं फायदा होगा ना, जैसे हम कोई काम करेंगे, अगर बाहर से ऋण ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है कि फायदा कुछ होगा, लेकिन उसका जो है ना ऋण हमें चुकाना भी पड़ेगा, कई गुना बोझ भी पड़ जाएगा। आइए राजनीतिक साख की हानि, स्थानीय रियासतों और भारतीयों के बीच ब्रिटिश शासन की विश्वसनीयता प्रभावित हुई थी, खासकर जब ब्रिटिश नीतियां अप्रत्याशित रूप से कठोर या हस्तक्षेपकारी निकली। अफगानिस्तान में विरोध और विद्रोहों ने यह दिखाया कि ब्रिटिश उपस्थिति और निर्णयों को हर जगह स्वीकार नहीं किया गया था और नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसलिए भविष्य रणनीति पे क्या इसका असर पड़ा। इस युद्ध ने ब्रिटिशों को यह सिखाया कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान में हस्तक्षेप आसान नहीं है, उस टाइम में भी, और इस टाइम में भी अमेरिका चला गया वहां से, जानते हैं ये चीज है। तो उसको अभी से जोड़ दीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ऑकलैंड साहब के बारे में आप लोगों को लिखने का आएगा तो अभी जोड़िएगा। और इसी के कारण आगे की नीति अधिक सतत और योजनाबद्ध होनी पड़ी थी। तहत परिणाम क्या पड़ा था इसका, लॉर्ड आयरलैंड ने 1842 में वापस इंग्लैंड चले गए थे, और इंग्लैंड जाने के साथ इन्होंने क्या किया था, वहां पे यहाँ से भेज दिया गया ना था इनको। उनके स्थान पर गवर्नर जनरल बने थे, किनके स्थान पे, लॉर्ड एलन बोरो साहब थे, उनके स्थान पे ये गए। और अफगानिस्तान में अफगानों ने दोस्त मोहम्मद को पुनः स्थापित किया था, बोला था कि नहीं आप आ जाइए। और शाह शुजा को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, और शासन क्या हुआ था, ढह गया था। समझ रहे हैं आप लोग, जिस तरह एक कहा जाता है ना कि ब्रिटिशों के ने बेखबरी के दौर में सोया था तो हमने आजादी पा लिया, ये कहाँ तक तर्क संभव है। तो आप लोग क्या लिखिएगा, समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब तो मैं कुछ बताऊंगा। चलिए, ब्रिटिश सरकार पर सार्वजनिक आलोचक एवं आलोचना हुई, संसद में सवाल उठे और ब्रिटिश नीति की सीमाएं, लागत और मानव जीवन की कीमत में को लेकर काफी बहस हुई थी। भारत के प्रशासनात्मक सुधारों और शिक्षा, सार्वजनिक कार्य आदि में कुछ प्रगति हुई, लेकिन विदेश नीति की विफलताएं इतनी अधिक थी कि उन्हें अक्सर लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल की मुख्य पहचान माना जाता है। व्यक्तित्व, नेतृत्व शैली और आलोचनात्मक विश्लेषण, लॉर्ड ऑकलैंड बुद्धिमान और समर्थक राजनेता माने जाते थे। उनकी निर्णय प्रक्रिया में कुछ
मुख्य कमजोरियां थी। यह कमजोरियां क्या थी? अधिकारियों का वितरण और सलाह व्यवस्था क्या था इनका? बिल्कुल डाउन था। समझ रहे हैं आप लोग? अब क्या देखेंगे? अधिकारों का वितरण और सलाह व्यवस्था देख लेते हैं कि इनका जो है ना राय देने का एक अपना जो नजरिया इनका क्या था वो देख लेते हैं। वह अपने मंत्रियों और अधिकारियों की सलाह को पूरी तरह से सुनते थे, लेकिन कभी कभी सलाह को तदनुसार आत्मसात नहीं कर पाते थे या अधिकारियों की चेतावनियों को टाल देते थे। बोलते थे कि नहीं, तुम लोग जो बोल रहे हो 100% मैं थोड़ी मान लूंगा, हमारा अपना भी तो कुछ है, अपना दायित्व भी तो कुछ बनता है, हम अपना सोच विचार से कुछ आगे कार्य करेंगे। इसमें क्या था? स्थानीय परिस्थितियों को पर्याप्त समझ की कमी थी। अफगानिस्तान की जनजाति और उनकी सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक सुझाव और भौगोलिक व मौसम से संबंधित कठिनाइयों को कम करके आंका गया था। दूरगामी योजनाओं की कमी, कुछ सुधारों की शुरुआत हुई थी लेकिन उनकी निरंतरता, संसाधनों का पर्याप्त प्रबंधन, समय समय पर संसदीय और ब्रिटिश सरकारों के दबाव आदि वजहों से उन्हें यह अक्सर जो है ना अवसर नहीं मिलता था और अक्सर उन्हें जो है ना काफी इसका समस्या का जो है ना सामना